सो हाय एवरीवन, वेलकम अपन यूनिक मैन क्लासेस में। कैसे आप लोग बताओ? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ चलिए, तो आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किस चीज़ का, तो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरा चैप्टर ये है कि सेल्स, यानी कि सेल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे बताओ। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शंस क्या है, और उसका जो भी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो भी मटेरियल, उसके सारे डिटेल्स में हम लोग इस क्लास में, टॉपिक में डिटेल्स फुली कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बताऊं कि जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले मैं जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और बहुत सारा मटेरियल होता है जो कि आपका यूपी बीएस नर्सिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, जो कि लिंक दे देके आपके यूट्यूब पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। और रही बात की जो भी बच्चों नीट की, सॉरी नीट बोल रहा है कि इसको बोल रहे हैं यूपीएससी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप लोग को बायोलॉजी प्लस नर्सिंग क्लास लेना है, तो मैं आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को 100% आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि थ्योरी प्लस नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और सिर्फ आप लोग को कंटिन्यू क्लास में रहना है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, उसके सारे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, यानी कि इस क्लास में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज है सेल्स के बारे में। सेल्स होता क्या, बताइए, किसी को पता है? बताइए, किसी भी स्टूडेंट को पता है थोड़ा बहुत कि सेल्स होता क्या, बताइए। तो चैप्टर है आपका सेल्स, चैप्टर का नाम है सेल्स, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। यानी कि सेल्स का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और जितना भी ऑर्डिनल इसमें प्रेजेंट होता है उसके सारा फंक्शंस के बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सेल एक होता है जो कि हमारे बॉडी का, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट क्या है, तो सेल्स। यानी कि जो हमारे बॉडी होता है वो सेल से मिलकर ही बना होता है। किससे बना होता है? यानी कि हमारे बॉडी जो है वो सेल से मिलकर ही बना होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स, ये क्या है, ये सिर्फ ये इसका नाम है सेल्स है। सेल्स से मिलकर क्या बनेगा? बहुत सारा सेल्स मिलेगा तो इससे एक मिलकर एक टिश्यू बनेगा। बहुत सारा सेल्स मिलेगा तो इससे टिश्यू बनेगा। और टिश्यू से मिल के क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और एक ऑर्गन से मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। सॉरी, ऑर्गन था, ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर एक ऑर्गन सिस्टम मिल के एक क्या बनता है? एक इंडिविजुअल पर्सन का, यानी कि एक जो पर्सन बनता है। समझ में है? यानी कि मान लीजिए ये सेल्स है, सेल से मिलकर क्या बनेगा? सेल से मिलकर आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? तो टिश्यू से मिलकर आपका ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक आपका एक पर्सन बनता है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन बनता है। जैसे कि हाँ, मैं आप कोई भी एक बॉडी आपका रेडी हो जाता है। तो बताइए, बेसिक बात है सेल्स के बारे में, यानी कि सेल्स क्या होता है। तो सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट है। क्या है? हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट है, जो कि हमारे बॉडी का सेल्स है। और सेल से मिल के क्या बनता है? सेल से मिल के टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिल के आपका ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन्स मिल के आपका क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के गुच्छा एक क्या होता है? एक आपका एक पर्सन, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन से एक रेडी हो जाता है, ठीक है ना। तो बताइए सभी को, ये बेसिक सी बात करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बेसिक सी बात है, बेसिक लेवल की बात मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, मैं सबसे पहले एक सेल्स का स्ट्रक्चर बना देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, चलिए, ये क्या है? एक छोटा सा सेल्स है मेरा, एक क्या है? मेरा एक छोटा सा सेल है। सेल्स का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, एक में इसमें सेल्स मेम्ब्रेन्स होता है। क्या होता है? सेल्स के जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं पता है? सबसे पहले इसको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो है ना, सभी का मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ड्रॉ का तो स्ट्रक्चर आसानी से। चलिए,
तो ये जो सबसे जो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सेल्स हो जाएगा। ये जो आपका है सेल्स है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। सेल का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल का जब से आउटर पार्ट हम लोग बोलते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। और इसके जो अंदर का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, ये आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। ये जो है आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्मा, इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और वही साइटोप्लाज्मा में जितना भी आपका जो ऑर्गेनेल होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जो भी प्रेजेंट होता है, सब आपका साइटोप्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं। ठीक है ना? साइटोप्लाज्मा आपका कैसा होता है? वो आपका ये जेली टाइप्स का होता है। कैसा होता है? तो जेली टाइप्स का होता है। और जो सेल्स में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो किसका जो सेंट्रल पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल्स में जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन्स बना होता है। क्या बना होता है? एक मेम्ब्रेन्स बना होता है, जिसको मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। समझ में आ गया? जो ये जो आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए ये क्या है? ये जो है आपका ये एक सेल्स है। ये क्या है? एक सेल्स है। और सेल्स के जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, कहाँ गया? सेल्स है। और ये सेल्स का जो सबसे ऊपर का पार्ट क्या है बताओ? सेल्स का सबसे ऊपर का पार्ट क्या है? इसको बोलते हैं हम सेल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इसको हम लोग सेल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है किस चीज का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं। जो कि प्रोटीन से बना होता है, फैट से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट, तीनों मिलकर आपका सेल्स मेम्ब्रेन को बनाया जाता है। समझ में आ गया? सेल्स में बना होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट से मिलकर बना होता है। लेकिन मैं अपना इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, मैं सिर्फ आपको बेसिक सा एक बात बताता हूँ सेल्स के बारे में, जो कि आप लोगों को लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? तो ये आपका जो आउटर पार्ट आपका सेल्स मेम्ब्रेन हो जाएगा। आउटर पार्ट के पार्ट क्या हो जाएगा? आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है सेल्स में, इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन्स बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। और जो इसके नीचे में एक फ्लूइड बना होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा में आपका ये क्या होता है? तो इसी में आपको देखने को मिलेगा डीएनए देखने को मिलेगा। क्या बनेगा? डीएनए होता है। इसी में आपको आरएनए देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इसी में आपको क्या होला? तो इसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। किस में? तो साइटोप्लाज्मा में। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में आपका क्या हो जाएगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। इसी में आपका लाइसोजाइम देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये अब एक बेसिक सा जो बात है, जो कि सेल्स के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है ना? तो सेल्स जो होता है, एक सेल्स होता है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो कि सेल्स में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें बहुत ऐसा चीज प्रेजेंट होता है जो सेल्स के लिए चाहिए। ठीक है ना? तो एक छोटा सा ये सेल्स का ये स्ट्रक्चर है। अब मैं सेल्स के बारे में तो समझ में आ गया कि सेल्स में क्या क्या प्रोजेक्ट होता है। ठीक है ना? चलिए अब मैं बात करूंगी सेल्स, यानी कि सेल्स का जो सबसे पहले खोज किसने किया? बताइए, सेल्स का खोज किसने किया सबसे पहले? यानी कि कोशिका का डिस्कवर किसने किया है? बताओ, सेल्स का डिस्कवर किसने किया है? तो सेल्स का जो डिस्कवर किया हुआ किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है? तो 1665 ईस्वी में, जो कि ये सेल्स का डिस्कवर किया है। ठीक है ना? सेल्स का डिस्कवर किसने किया है? तो सेल्स का डिस्कवर आपका रॉबर्ट हुक ने किया है, जो कि 1665 ईस्वी में किया है। ठीक है ना? सेल्स क्या होता है? सेल्स एक स्ट्रक्चर यूनिट है, यानी कि सेल जो है वो जीवों का एक संरचनात्मक इकाई है। क्या बताओ? सेल्स यह है, यानी कि सेल्स जो होता है, जो कोशिका होता है, वो जीवों को एक संरचनात्मक इकाई होता है, यानी कि सेल्स एक स्ट्रक्चर यूनिट होता है। सेल्स क्या होता है? सेल्स आपका जो होता है एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है ना? सेल्स एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। समझ में आ गया? और मैं बात करूंगी जिस भी कोशिका, जो कि सेल जो होता है ना आपका, जिन जीव का शरीर एक सेल से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिस जीव का शरीर एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई जिस भी शरीर, यानी कि जिनका शरीर, जो जीव
जिनका बॉडी या शरीर वन सेल से फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। वैसा जीव जिसका शरीर एक सेल से बना होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। वैसा जीव जिनका शरीर एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है, सेल्स का बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो सेल्स क्या है? सेल्स हमारे शरीर का एक संरचनात्मक इकाई होता है। वैसा जीव जिनका शरीर वो एक सेल से बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं। वैसा जीव जिनका शरीर एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है उसको बोलते हैं क्या? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। समझ में आया? बताइए कि वैसा जीव जिनका शरीर एक सेल से बना होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। वैसा जीव जिनका शरीर एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल का शेप कैसा कैसा होता है। ठीक है ना? शेप ऑफ सेल यानी कि सेल्स का जो आकार कैसा होता है। कोशिका का आकार यानी कि शेप ऑफ सेल्स। तो देखिए कोशिका यानी कि कोशिका होता है काफी, ये बहुत सारा आकार का होता है। एक होता है स्पेरिकल शेप होता है, एक कैसा होता है, एक होता है जो कि तुर्क रूपी जिसको बोलते हैं, एक होता है लंबा शाखीय रूप बोलते हैं जो कि हमारा एक नर्व सेल होता है। यानी कि एक ये कोशिका का शेप होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो सेल सामान्यतः गोलीय, राउंडेड, चपटा और स्पेरिकल शेप का होता है। यानी कि सेल जो होता है, सेल सामान्यतः यानी कि जनरली राउंडेड एंड स्पेरिकल एंड लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंबत होते हैं, लंब होते हैं। कैसे होते हैं? लंब होते हैं। कुछ सेल होता है, जो कुछ कोशिका ऐसा होता है जो कि ब्रोंकाइड यानी कि जो इसमें शाखा बना होता है, शाखा तौर पे बना होता है कि ब्रांच बना होता है। जैसे मान लो कि हमारा जो नर्व सेल है, जो कि हमारा न्यूरॉन्स का जो सेल होता है, उसमें क्या होता है? इसमें ब्रांच बना होता है। कैसे क्या बना होता है? इसमें ब्रांच बना होता है। तो एक ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि कुछ सेल, ऐसा मत लिखिए, ऐसे लिखिए सम सेल ब्रांचेस, यानी कि जिसको बोलते हैं ब्रांचेज, यानी कि ब्रांच में बटा होता है, ब्रांच में बटे होते हैं। कैसे होता है? तो ब्रांच में बटे होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को सेल्स के थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कैसा कैसा सेल होता है देखिए। मैं सेल्स का आकार बता रहा हूँ। एक तो होता है जो कि राउंडेड शेप होता है, ये होता है। एक होता है आपका जो कि थोड़ा सा चपटा, जिसको बोलते हैं। सेल्स का आकार है, देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका सी है। जैसे ये मेरा ये नर्व सेल होता है, नर्व सेल। ये हमारा नर्व सेल है। कौन सा सेल है? तो नर्व सेल है। समझ में आ गया? लेकिन सब में क्या है आपका? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? ब्रांचेज बना होता है। देखिए ये बना होता है ऐसे करके, बना ना ब्रांचेज, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं। जो कि न्यूरॉन्स नर्व्स होता है ना, उससे ब्रांचेज बना होता है। तो फर्स्ट ए लिख लीजिए। ए के शेप कैसा है?
तो ये आपका स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल सेल आपका हो जाएगा। सेकेंड कौन सा हो जाएगा? सेकेंड आपका हो जाएगा तुर्क रूपी पेशी। तुर्क समझ लो, तुर्क रूपी पेशी, तुर्क रूपी पेशी सेल। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका कैसा होगा? तो लम शाखाविंत। ये आपका तीन जो है आपका वो सेल्स का टाइप्स हो गया, समझ में आएगा। एक आपका हो जाएगा स्पेरिकल शेप सेल होता है, एक होता है आपका तुर्क रूपी पेशी सेल जिसको बोलते हैं, एक होता है आपका जो ब्रांचेट होता है, ब्रांचेट टाइप का। जो इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। ये था आपका सेल्स का टाइप्स। अब मैं पढ़ेंगे कि सेल्स का साइज के बारे में, यानी कि सेल का साइज कम से कम सबसे छोटा कितना हो सकता है और सबसे बड़ा कितना होता है सेल्स का साइज। तो सेल्स जो होता है, सेल्स जो सबसे छोटी कोशिका होता है उसका जो होता है किसका होता है? तो ये बैक्टीरिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स का होता है। यानी कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो बैक्टीरिया का सेल्स होता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल्स होता है वो सबसे छोटा सेल्स होता है, जो कि वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स का होता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो जो सबसे बड़ी जो सेल्स होती है वो आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। किसका होता है? जो शुतुरमुर्ग का अंडे होता है ना, उसका सेल सबसे बड़ा होता है, जो कि कितना होता है बताओ? ये बहुत बड़ा सेल्स होता है। देखते हो शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है, वो सेल्स बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का सेल्स। तो चलिए लिखिए कि जो साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, सबसे छोटी कोशिका यानी कि जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, आपका बैक्टीरिया का होता है। किसका होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपका बैक्टीरिया का होता है, जो कि कितना होता है? जो कि 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर्स का होता है, 0.5 माइक्रोमीटर्स का होता है, जो कि ये आपका बैक्टीरिया का सेल्स होता है। और जो सबसे बड़ा सेल जो होता है, लार्जेस्ट सेल, वो आपका किसका होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का सेल हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का जो एग होता है ना, उसका सबसे बड़ा सेल होता है। लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा की होता है। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? तो बैक्टीरिया का होता है। कितना होता है? तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? तो आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है। किसका होता है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है। अब मैं पढ़ेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका का भाग है, पार्ट्स ऑफ सेल्स, हेडिंग लगाइए आप लोग, पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका का प्रकार, पार्ट ऑफ सेल। तो कोशिका का जो प्रकार होता है वो सबसे, जो कोशिका में आप लोग देखिए, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि जो कोशिका सबसे बाहरी क्या होता है? सेल्स मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? तो सेल्स मेम्ब्रेन्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल्स मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। किसके बारे में? तो सेल्स मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए सेल्स मेम्ब्रेन जो है वो सबसे कोशिका की सबसे बाहर पार्ट होती है, यानी कि वो किसका हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा आपका सेल्स का आउटर पार्ट है, सेल्स मेम्ब्रेन। यानी कि सेल्स का सबसे आउटर पार्ट कौन सा होता है? सेल्स मेम्ब्रेन। और सेल्स मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? तो सेल्स मेम्ब्रेन का जो वर्क होता है वो कोशिका को क्या एक शेप देती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को क्या देता है? शेप देता है। सेल्स मेम्ब्रेन सेल को शेप देता है। और सेल्स मेम्ब्रेन क्या होता है बताओ? सेल्स मेम्ब्रेन सेल जो होता है उसका एक शेप देता है। शेप मतलब इसका एक क्या होता है? आकार देता है। सेल्स मेम्ब्रेन को एक
सेल को सेल मेम्ब्रेन एक आकार देता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो कोशिका को एक दूसरे कोशिका से अलग रखने के लिए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। यानी कि सेल्स मेम्ब्रेन का यदि और मैं कार्य पूछूं तो सेल्स मेम्ब्रेन का जो और कार्य क्या है, इसका और वर्क क्या है, वर्क है अदर कोशिका से क्या करता है, उसको वह अलग करता है, अदर सेल से ये साइड करता है। तो ये था आपका सेल्स मेम्ब्रेन का काम, ठीक है ना। और मैं बात करूं तो सेल्स मेम्ब्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, तो सेल्स मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। सेल्स मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के जानते हैं। और सेल्स मेम्ब्रेन्स में एक छोटा सा पोर्स होती है, सेल्स मेम्ब्रेन में छोटा सा पोर्स होता है। इससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, इसमें जो भी कोशिका में जो भी जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी इसमें क्या होता है मीडिया जो भी इसको होता है आदान की, ये क्या करता है, ये एंट्री और एग्जिट का काम करते हैं। यानी कि विभिन्न में, यानी कि कोशिका में विभिन्न कार्य के आगमन और नियम काम करते हैं। समझ गए। यानी कि सेल, यानी कि देखिए सेल्स हैं, ठीक है ना। सेल्स मेम्ब्रेन में इसमें आपको छोटा छोटा पोर देखने को मिलेगा, छिद्र जिसको बोलते हैं वो छिद्र देखने को मिलेगा। और इस छिद्र से क्या होता है, कोशिका में कुछ जो कि न्यूट्रिशन चाहिए कोशिका को लेते हैं, और कुछ इसमें एग्जिट होता है, कुछ एंट्री होता है और कुछ यानी कि ये एंट्री और एग्जिट होने का काम करते हैं। एंट्री और एग्जिट होने का काम कौन करता है सेल्स मेम्ब्रेन में, सेल्स मेम्ब्रेन करता है। चलिए, एंट्री एंड एग्जिट का भी वर्क करता है सेल्स मेम्ब्रेन सेल में। समझ में आ गया। ये था आपका सेल्स मेम्ब्रेन का फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या था सभी को समय, और आप लोग को एकदम से सारा नोट्स कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो आप लोग को एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगा कि जो प्लांट सेल्स के बारे में, किसके बारे में, तो इन प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, इन प्लांट सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो प्लांट में जो कोशिका होता है, जो कि प्लांट में जो सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, वो सेल्स मेम्ब्रेन होती है, जो कि एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे हम लोग का सेल्स में बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन था, उसी प्रकार सेल्स का जो सबसे बाहरी परत जिसको होता है सेल्स मेम्ब्रेन, जो कि परत एक मोटी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग सेल्स वॉल कहते हैं। तो लिखिए कि पौधों में सेल्स मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, सेल्स मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक मोटी परत होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल वॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यानी कि प्लांट में जो कि सेल्स मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है प्लांट में, तो ये अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिका को सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि पादप में कोशिका की परिवर्तन, तीव्र वायु, तेज वर्षा इत्यादि सुरक्षा करते हैं। यानी कि जो सेल्स मेम्ब्रेन का जो प्लांट में क्या काम होता है, प्लांट में जो सेल्स मेम्ब्रेन का वर्क होता है वो प्लांट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो प्लांट में जो सेल्स मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल वॉल का प्लांट को प्रोटेक्शन करता है। तो बताओ किससे करता है, तो विंड से करता है, समझ गए, विंड से करता है यानी कि हवा से करता है, रेन यानी कि पानी से इसको बचाता है, ठीक है ना। तीव्र धूप से धूप जिसको बोलते धूप यानी कि
धूप से बचता है। तो वो ये प्लांट में सेल्स मेम्ब्रेन का काम होता है। तो जैसे कि ये आप लोग को अपना खुद लैंग्वेज में लिखना है, जैसे आप लोग को समझ आए। ये नहीं कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ही लैंग्वेज में लिखिए। जैसे आप लोग यहाँ से सिर्फ आप लोग को मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, और आप लोग को यहाँ से समझना है और समझ के खुद से नोट्स बनाना है, ताकि आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएं और अच्छे से आप लोग समझ पाए। ये नहीं कि मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वही नोट्स करना है, आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। मैं आप लोग को सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा हूँ और आपको इसको फॉलो करना है, ताकि आप लोग अपने जो भी गोल्स आपको अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए, समझ में आ गया सेल्स मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या होता है। चलिए अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, तो साइटोप्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो साइटोप्लाज्मा। सेल्स में क्या था, साइटोप्लाज्मा, याद कीजिए कहाँ पे मैंने सेल्स के स्ट्रक्चर ओके, देखिए क्या इसमें, इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्मा। ये है ना, ये है ना साइटोप्लाज्मा। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, तो साइटोप्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करते हैं। साइटोप्लाज्मा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। भूत आ गया क्या, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। चलिए, तो साइटोप्लाज्मा के इस बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो साइटोप्लाज्मा कैसे होता है, एक जेली जैसे पदार्थ होता है। कैसे होता है, एक जेली, जेली जैसे, जेली समझ दो, जेली चिपचिपापन, एक जेली टाइप्स का जो पदार्थ होते हैं, और ये सेल्स मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मा जो होता है वो आपका सेल्स मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। जैसे मैं आप लोग ऑलरेडी याद कीजिए कि ये मैं एक सेल्स बनाया था, इसका एक सेल्स मेम्ब्रेन्स बाहर का होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच में क्या था, साइटोप्लाज्मा। यानी कि ये क्या है, वो सेल्स मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। याद कीजिए, बताए थे ना, भूलना नहीं इतना जल्दी, अभी पढ़ के अभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोले हम लोग कि सेल्स मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, आपका साइटोप्लाज्मा आपका पाए जाते हैं। कोशिका के सारे अंग जो होता है, जो कि कोशिका के जितना भी पार्ट होता है, वो ऑर्गन होता है, सारे आपको साइटोप्लाज्मा में आपको ही देखने को मिलेगा। किसमें, तो जितना भी सेल्स का जो भी पार्ट होता है, जो भी ऑर्गन्स होता है, वो आपका साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। तो ये है साइटोप्लाज्मा का काम। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स लिखिए कि जो साइटोप्लाज्मा कैसा होता है, तो वो जेली होता है। कैसे होता है, वो जेली टाइप्स का होता है, ठीक है ना, जेली टाइप्स का होता है। और इसका काम क्या होता है, वो जो होता है वो सेल्स मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मीट में पाया जाता है। यानी कि ये किस में पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के मिड पॉइंट में पाया जाता है। मिड पॉइंट पर वो प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, यानी कि सेल्स मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, आपका साइटोप्लाज्मा पाए जाते हैं। और ये मैं लिख सकता हूं कि जो जितना भी कोशिका के अंग होते हैं कि सेल्स का ऑल ऑर्गन साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। लाइक एग्जांपल लीजिए, क्या क्या हो जाएगा, लाइक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक आपका हो जाएगा गोल्जी बॉडी, लाइक आपका हो जाएगा राइबोसोम, ईटीसी। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है आपका, वो आपका सभी साइटोप्लाज्मा में ही देखने को मिलता है। तो ये था साइटोप्लाज्मा का काम, ठीक है ना, समझ में आया। मैं एक एक के अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक बात, ठीक है ना। सेल्स के बारे में जितना भी आप लोग को मैं सेल्स में लिखाया हूँ, इसका हर एक पॉइंट लिखा के मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए, अब जो सेल्स में क्या बचा है, अब न्यूक्लियस बचा है। तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो न्यूक्लियस समझ, तो इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो चलिए केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए केंद्रक क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है कोशिका द्रव्य के एक मेम्ब्रेन द्वारा अलग होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो आपका सेल्स मेम्ब्रेन्स के एक जो जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम बोले हैं, उससे क्या होता है, वो एक अलग मेम्ब्रेन्स कहते हैं जिसको।
ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन्स की एक पोर्स होता है, न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन्स की एक पोर होता है जो साइटोप्लाज्मा एवं न्यूक्लियस के बीच पदार्थों के आगमन पर नियंत्रण करता है। ध्यान से सुनिएगा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स में एक पोर होता है जो साइटोप्लाज्मा एवं न्यूक्लियस के बीच में जो भी पदार्थ होता है उसको आगमन का यानी कि उसको एक एंट्री और एग्जिट होने का इसमें काम रखते हैं। और केंद्रक में एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और समझ में आएगा, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप लोग नोट कीजिएगा कि जो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है सेल्स मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल्स मेम्ब्रेन थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट मैंने होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में पोर्स होती हैं जो साइटोप्लाज्मा में न्यूक्लियस के बीच, साइटोप्लाज्मा एवं न्यूक्लियस के बीच क्या करता है, वो आगमन पर नियंत्रण करता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होता है, पोर होता है जो साइटोप्लाज्मा एवं न्यूक्लियस के बीच पदार्थों का आगमन पर नियंत्रण रखता है। आगमन पर क्या, तो वो नियंत्रण रखता है। केंद्रक में एक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोरस कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोरस कहते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है, न्यूक्लियस में केंद्रक में एक धागे के समान संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस में थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। समझ आ गया कि न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होता है, क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, एक जीन। क्रोमोसोम में जिसमें क्या होता है, जीन लगे होते हैं, जिसमें जीन लगे होते हैं। और ये जीन जो होता है क्या होता है, वो जेनेटिक गुणों के लिए जवाब देते हैं। यानी कि ये जेनेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, वो जिम्मेदार होते हैं, गुण के लिए। समझ में आ गया। चलिए, न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। यानी कि जो न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियस होता है वो सेल के ऑल वर्क पर क्या करता है, कमांड करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों को ली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें मैं बात करूं तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे मैं बात करूंगा कि साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियस दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आपका प्रोटोप्लाज्मा बनाता है। प्रोटोप्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस मिलकर आपका प्रोटोप्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। समझ ना, प्रोटोप्लाज्मा का फॉर्मेशन कौन करता है, साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियस करता है। समझ में आ गया। चलिए एक और ऐसे एक और पॉइंट लिखिए इस न्यूक्लियस के बारे में कि जो प्रोटोप्लाज्मा होता है आपका क्या होता है,
प्रोटोप्लाज्मा सेल्स का जीवित पदार्थ है, सेल्स का लिविंग पदार्थ है। सेल्स का क्या है? लिविंग पदार्थ। कौन है? तो प्रोटोप्लाज्मा है। ठीक है ना। अब आने वाला है लास्ट ही आप लोगों को चैप्टर में आने वाला है, जो कि प्लांट सेल्स के बारे में। कुछ छूट गया है, इसी को लिखना है। तो जैसे कि मैं बता रहा प्लांट सेल में मैं आप लोगों को बताया था, कुछ इसमें पॉइंट छूट गया, 1-2 पॉइंट इसको लिख लीजिए आप लोग। प्लांट में जो कोशिका की जो बाहरी दीवार है, यानी कि सेल्स का जो आउटर पार्ट होता है, सेल वॉल की बनी होती है प्लांट में। और क्या छूटा है? और छूटा है कि जो प्लांट में जो साइटोप्लाज्मा होता है, प्लांट में जो साइटोप्लाज्मा, उसमें बड़ी बड़ी खाली संरचना पाई जाती है। इसमें बड़ी बड़ी क्या होता है? संरचना पाई जाती है, खाली बड़ी बड़ी खाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल्स में, यानी कि प्लांट सेल में साइटोप्लाज्मा में बड़ी बड़ी आपका जो कि स्ट्रक्चर पाया जाता है खाली, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। केवल ओनली ये प्लांट सेल में वैक्यूल होता है आपका, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल सिर्फ आपका ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और सेल्स में क्या होता है, जो कि प्लांट सेल में अन्य टाइप्स का इसमें प्लास्टिक पाया जाता है। यानी कि जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है? इसमें अन्य संरचना, यानी कि अन्य संरचना प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइक क्रोमोल्यूको ऐसा पता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये सिर्फ आपका सेल्स के बारे में मैं बताऊं, जो कि बेसिक में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में मैं आज बात किया हूँ, बेसिक सा बात किया हूँ। ठीक है ना। तो बताइए किसी को डाउट है? इतना तक में नहीं है ना? उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं होगा। जितना आज क्लास किया है, जो कि सेल्स के बारे में, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, इतना मैं आप लोग को डिटेल बता ही चुका हूँ। सेल्स का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बारे में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि जो भी आज पढ़े हैं। ठीक है ना। सेल्स के बारे में जो टोटल जो होता है सेल्स के, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये ही तो है सारा चैप्टर, ये इसी पे सारा चैप्टर अटका हुआ है। जितना आप लोग आज पढ़े हैं ना, जितना आप लोग आज जो पढ़े हैं, सब इसी पे अटका था चैप्टर। सेल्स का स्ट्रक्चर और उसकी सेल्स के फंक्शन के कुछ बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। तो आज जो है सेल्स का स्ट्रक्चर और इसका जो भी फंक्शन था, आज आपका हो गया डन। सेल्स के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है ना, डन हो गया। जो मैं रिवाइज करूँ तो एक बार दोबारा से फिर से बताओ, रिपीट करो एक बार और फिर से। बताइए किसी को दिक्कत है ना कि नहीं है? चलिए, तो आज जो है आपका क्लास हो गया, यहीं पे एंड करेंगे। हाँ ठीक है। तो बताइएगा कि किसी भी स्टूडेंट को जो आज पढ़े उसमें दिक्कत है या नहीं है? बताइए, नहीं है ना? तो चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि टिश्यू के बारे में पढ़ूंगा, टिश्यू के बारे में हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये काफ़ी लार्जेस्ट चैप्टर है। ठीक है ना, जो कि 9th क्लास के जो टिश्यू होता है ना, वो काफ़ी लंबा चैप्टर, बट इसमें जो है ना, मैं सिर्फ शॉर्ट पढ़ाऊंगा, जो कि शॉर्ट नोट से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा। चाहूंगा कि शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टिश्यू को आप लोग रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास जो है ना, ये मैं आप लोग को लास्ट में पढ़ाऊंगा टिश्यू के बारे में, काफ़ी लंबा चैप्टर है। उसको मैं पढ़ाने में 2 से 3 दिन लग जाए कम से कम, क्योंकि लंबा चैप्टर है। ठीक है ना। तो अगला जो चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो रीचिंग द
एज ऑफ एडल्ट यानी कि किशोरावस्था के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा। किशोरावस्था क्या होता है, इसमें अवस्था में कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, क्या नहीं होता है। लगभग में आप लोगों को लगता है नहीं 2 क्लास होगा किशोरावस्था के, ठीक है ना, लगभग 2 क्लास। तो आज तो आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में कंप्लीट हो गया सेल्स के, जो कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना बच्चों, चलिए मिलते हैं।